हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नेम है पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इसका जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आज हम लोग ना क्वेश्चन आंसर कर लेंगे इसके। तो पेस्टोलिस्ट मीन्स होता है चरवाहे इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आधुनिक संसार में चरवाहे चरवाहे होते हैं ना, जो अपने पशुओं को चराने के लिए इधर उधर ले जाते हैं। नोमैडिक टाइप्स के लोग होते हैं, बंजारे टाइप के, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर कवर कर लेंगे आज हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन व्हाई नोमैडिक ट्राइब्स नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द एनवायरनमेंट ऑफ दिस कंटिन्यूस मूवमेंट। ठीक है, तो जो नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं, है ना, मैंने बताया अभी, जो बंजारे टाइप के जो लोग होते हैं ना, नोमैडिक ट्राइब्स, तो उनको क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्यों उनको आवश्यकता होती है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ दिस कंटिन्यूस मूवमेंट, और इनका जो ये कंटिन्यूस मूवमेंट चलता रहता है तो उससे एनवायरनमेंट को क्या, हमारे पर्यावरण को क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है उससे पर्यावरण को हमारे। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो ये सब दे रखा है ना, पीडीएफ दे रखी है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ जिससे आपको ईजी वे में समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, द नोमैडिक ट्राइब्स नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर द फॉलोइंग रीजन। तो इसके कारण यह है कि जो नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों मूव करती हैं, उसके ये कारण है। ठीक है, तो नंबर 1 है इसका, दे डोंट हैव एक्सेस टू रेगुलर फील्ड्स वेयर दे कैन फीड देयर कैटल। उनके पास ना अपना जो है रेगुलर फील्ड्स कोई नहीं होता जिस जहाँ पर वो अपने पशुओं को चरा सके। दे रिक्वायर पेस्चर्स फॉर देयर लाइव स्टॉक टू ग्रेस। उन्हें ना जो रिक्वायर, उनको जो है पेस्चर्स की जरूरत पड़ती है, मतलब जो ग्रासिंग लैंड होता है उनका, जिसपे उनके पशु चर सकें। उनके पशुओं को जिंदगी जीने के लिए, जीवन जीने के लिए उनको जो है रिक्वायर पेस्चर्स की आवश्यकता होती है, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं। सेकेंड रीजन हो जाएगा इसका, दे कैन नॉट स्टे इन वन प्लेस फॉर लेंथी पीरियड्स ऑफ टाइम ड्यू टू अ लैक ऑफ पेस्चर्स एंड वाटर। वो एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं रुक सकते। क्यों नहीं रुक सकते? क्योंकि जो है वहाँ पर जो पेस्चर की, पानी की जो है शॉर्टेज हो जाएगी। क्योंकि देखो एक ही स्थान पर अगर सब लोग रहेंगे, पशु रहेंगे उनके, जो एक ही जगह से वो घास चढ़ते रहेंगे तो वहाँ तो कुछ भी नहीं बचेगा ना, शॉर्टेज हो जाएगी। तो इसीलिए वो दूसरी जगह चले जाते हैं। थर्ड रीजन आएगा इसका, दे रिसाइड इन लोअर हिल्स ड्यूरिंग द विंटर व्हेन द हाई माउंटेन्स आर कवर्ड इन स्नो। वो क्या करते हैं, वो अपनी निचली पहाड़ियों पर भी आ जाते हैं, माउंटेन्स वाले रीजन में जो चरवाहे होते हैं। तो जब उनके पहाड़ों पर, उनकी जो पहाड़ियाँ हैं सारी बर्फ़ से कवर हो जाती हैं, सारी स्नो से कवर हो जाती हैं, तो भाई उनके जानवरों को चरने के लिए घास कहाँ से मिलेगी, तो वो निचली साइड में आ जाते हैं, निचली साइड शिवालिक रेंज की तरफ आ जाते हैं। देयर हर्ट्स हैव एक्सेस टू ग्रेजिंग इन द ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट। उनके जो पशु होते हैं उनको वहाँ पर ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट मिल जाता है। जब वो ग्रेजिंग के लिए आते हैं ना तो प्लेन में आ जाते हैं, सॉरी निचली पहाड़ियों में आ जाते हैं, तो वहाँ पर उनको आराम से मिल जाता है। क्योंकि विंटर्स में तो पहाड़ी स्थानों पे तो कवर हो रही है सारी स्नो, लेकिन निचली साइड में उनको अच्छी घास मिल जाती है। फोर्थ पर आता है, ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के टाइम पर नोमैड्स बिगैन ट्रैवलिंग अप माउंटेन स्लोप्स टू द समर ग्रेजिंग ग्राउंड। गर्मियों में क्या करते हैं वो लोग, दोबारा से माउंटेन्स पर चले जाते हैं अपने पशुओं की ग्रेजिंग के लिए, चरवाने के लिए मतलब। एज अ समर सीजन अप्रोच द स्नो मेल्ट्स एंड द माउंटेन फील्ड्स टर्न ग्रीन। तो जैसे ही समर सीजन आता है तो जितनी भी वो स्नो वहाँ पे पड़ी हुई होगी वो सब मेल्ट होने लगती है, पिघलने लगती है, और जो माउंटेन्स होते हैं वो फील्ड्स टर्न ग्रीन, वो दोबारा से हरे भरे हो जाते हैं, तो इसलिए वो दोबारा से वहाँ चले जाते हैं, इसलिए वो मूवमेंट करते रहते हैं। तो ये सब इसके रीजंस हैं। तो देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ दिस कंटिन्यूस मूवमेंट। तो एनवायरनमेंट को इनके कंटिन्यूस मूवमेंट से बहुत ज़्यादा लाभ है। द पेस्टोलिस्ट साइक्लिक मूवमेंट प्रोवाइड्स इनफ टाइम फॉर नेचुरल वेजिटेशन टू रिकवर। तो पेस्टोलिस्ट जो होते हैं, जो साइकिल चलता रहता है लगातार कि भाई ऊंचे पहाड़ियों से निचली पहाड़ियों में आ गए, सीजन के हिसाब से निचली से उधर चले गए, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए वो एक जगह उनके पशु घास चर रहे हैं, वहाँ की घास खत्म हो गई तो वो दूसरी साइड चले गए, है ना, तो फिर उधर की घास उन्होंने खाली, फिर जब उधर की खत्म हो गई तो मौसम चेंज हुआ, वो इस साइड आ गए। तो ऐसा ही एक साइकिल चलता रहता है जिससे कि नेचुरल वेजिटेशन जो है अच्छे से रिकवर हो जाती है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स यूज द वेजिटेशन ऑन द अपर ट्रैक्स ऑफ माउंटेन्स एंड इन द फुट हिल्स। ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं, जो ये वेजिटेशन है, वनस्पति, वेजिटेशन मीन्स होता है वनस्पति का यूज जो है वो माउंटेन्स पर भी करते हैं और निचली पहाड़ियों पर भी करते हैं, विच इज़ नॉट अलाउड टू ओवरग्रो। The pastoralists' constant activity gives manure to the fields and allow the pasture to recover. Grazing on pastures avoids land from being overused for agriculture and other purpose. तो हाँ, तो क्या होता है,
देखो जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो दूसरी जगह जब जहाँ पर उन्होंने घास चरी थी उनके पशुओं ने, तो वहाँ की जो घास की क्वालिटी है, क्योंकि छोड़ के चले गए तो बरसात से दोबारा नई नई घास उग गई, तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिश वाली होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, अच्छी क्वालिटी की होती है वो। ऐसा ही क्या है, ग्रेजिंग की वजह से क्या होता है, ग्रेजिंग और पेस्चर अवॉइड्स लैंड फ्रॉम बीइंग ओवर यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पस। ग्रेजिंग की वजह से क्या होता है, कृषि ज़्यादा नहीं हो पाती उस धरती पर, और जो और भी जो पर्पज़ हैं उसके वो भी पूरे नहीं हो पाते, मतलब ओवर यूज जो फॉर एग्रीकल्चर, कृषि का जो ओवर यूज होता है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसका। Why the colonial government in India brought in the following laws. In each case, explain how the law changed the lives of pastoralists. तो डिस्कस कीजिए कि क्यों कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो इंडिया में इतने सारे लॉज लाई, और हर केस में एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे उन सारे लॉज ने जो है पेस्टोरलिस्ट की लाइफ थी उनको चेंज किया, उसको बदल दिया। ठीक है, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट मैंने बताया था, जो गुलाम होते हैं ना, जैसे कि हम लोग थे, भारत जो था वो पहले ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, तो इसको ही बोला है कॉलोनियल गवर्नमेंट। वो लॉज लगाती रहती थी, है ना, कि इंडिया में भी लगाए उसने, फिर इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में लगाए, ऐसे ही अफ्रीका में भी हुआ। ठीक है, तो ऐसे पेस्टोरलिस्ट की लाइफ में क्या चेंजेस आए, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो बनेगा वेस्ट लैंड रूल्स। तो उन्होंने एक रूल दिया था, उन्होंने कहा था कि जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन पड़ी है ना, उस पर ना तो एग्रीकल्चर हो रहा है ना कृषि हो रही है उस पर, और वो बहुत दिन से बेकार पड़ी है, यूज़ में नहीं आई, तो उसको उन्होंने वेस्ट लैंड बताया था कि भाई ये वेस्ट लैंड है, ये हमारे अंडर में है। तो द कॉलोनियल रूलर्स डीम्ड ऑल ग्रेजिंग ग्राउंड्स टू बी वेस्ट लैंड बिकॉज दे प्रोवाइडेड देम नो रिवेन्यू, क्योंकि उससे उनको टैक्स ही नहीं मिलता था। वो सोचते थे, उन्होंने तो टैक्स लगा दी थी ना सारी ज़मीन पर, कि भाई जब यहाँ पर गरडिए या यहाँ पर जो चरवाहे आएंगे तो उसको उसका उनको टैक्स देना होगा। तो उस ज़मीन से ना तो उनमें खेती हो रही है, ना उसमें उस टाइम टैक्स मिल रहा है उनको। तो इफ़ दिस लैंड कुड बी कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड फॉर्मलैंड, उनका कहना था कि इस ज़मीन को जो है कल्टिवेटेड फॉर्मलैंड बना दिया जाए, मतलब इसमें खेती की जाए, जिससे कि उन्हें टैक्स मिलेगा, अच्छे से अच्छा उनकी कमाई होगी, उनको तो पैसा ही चाहिए था ना। तो उन्होंने एक रूल ये बनाया था कि वेस्ट लैंड का बनाया था। इट वुड इम्प्रूव लैंड रेवेन्यू एज वेल एज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ जूट कॉटन एंड वीट। तो हाँ, तो इससे क्या होगा, उनका टैक्स बढ़ेगा, उनको पैसा मिलेगा, और जो उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जो खेती का उत्पादन है, जैसे कि जूट हो गई, कॉटन हो गया और वीट हो गया, उसका उत्पादन भी बढ़ेगा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो सेल होंगे और पैसा मिलेगा उनको। इट वॉज फॉर दिस रीज़न दैट द वेस्ट लैंड लॉज वर क्रिएटेड, इस वजह से ही जो वेस्ट लैंड का लॉस था वो बनाया गया। दे डिड हाउएवर रिंग द डेथ नेल फॉर पेस्टोलिस because a rise in cultivated land meant a clear drop in pastures and hence a loss of source of income। तो इससे क्या हुआ था, बहुत सारे पेस्टोरिस्ट की जो लाइफ थी बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे कि वो मरने के बराबर हो गई थी, क्योंकि जब सारी ज़मीन जो थी वो कल्टिवेटेड फॉर्म में चेंज कर दी गई तो उनके लिए तो पशुओं के लिए कुछ बचा ही नहीं, है ना। और उससे उनको क्या था, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि उनके पशु जब घास वगैरह चढ़ते थे तो भाई वो पशु पालेंगे तो पशुओं से उन्हें सामान मिलता था तो वो उसको बेचते थे, तो जब उनका पूरा साइकिल ही रुक गया तो इस चक्कर में जो है सोर्स ऑफ इनकम भी उनकी खत्म हो गई, तो इससे उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा। ठीक है, सेकेंड जो लॉ बनाया था उन्होंने वो बनाया था फॉरेस्ट एक्ट का। ठीक है, तो फॉरेस्ट एक्ट्स वर इम्प्लीमेंटेड टू कंजर्व एंड प्रिजर्व फॉरेस्ट फॉर कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर। तो उन्होंने क्या कहा था, जितने भी जंगल होते थे ना उनको कंजर्व और प्रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से अपने अंडर में कर लिया, क्योंकि उनको तो लकड़ी चाहिए थी, वैल्यू उनको कीमती टिम्बर मिलता था उससे, तो वो उन्होंने सब अपने अंडर में कर लिए कि उनको बांट दिया कि ये कंजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आएंगे और ये जो है प्रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आएंगे। पेस्टोलिस्ट लिव्स वर फॉरएवर इम्पैक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ दोज एक्शन। पेस्टोलिस्ट की जो लाइफ थी इससे जो है बहुत ज़्यादा जो खतरे में आ गई, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। मैनी फॉरेस्ट दैट हैड फॉर्मली ऑफर्ड सिग्निफिकेंट फीड फॉर देयर लाइव स्टॉक वर नाउ क्लोज टू देम। जितने भी पेस्टोलिस्ट थे जब वो जंगलों में जाते थे तो उनके जो पशु थे वहाँ जाकर चढ़ते थे, वो सब उस पर डिपेंड थे, वो सारे रास्ते उनके बंद हो गए। दे वर गिवन लाइसेंस दैट ट्रैक देयर अराइवल एंड एग्जिट फ्रॉम द फॉरेस्ट। उनको एक लाइसेंस दिया जाने लगा कि भाई तुम इस लाइसेंस को लेकर ही अंदर आओगे, कि जंगल में जाने का टाइम अलग होगा और आने का टाइम वहाँ से अलग होगा। उस पर लिखा होता था कि भाई तुम्हें इतने टाइम के लिए अंदर जाना है और इस टाइम तक तुम्हें बाहर जंगल से आ जाना है। तो दे कुड नॉट स्पेंड एज मच टाइम इन द वुड्स एज दे वॉन्टेड बिकॉज द परमिट लिमिटेड द अमाउंट ऑफ डेज एंड आवर्स दे कुड स्पेंड देयर। तो वो बेचारे जो है ज़्यादा टाइम के लिए अंदर नहीं जा सकते थे, ना वहाँ पर वो लकड़ियाँ वगैरह ले सकते थे, क्योंकि जो परमिट उन्हें मिलता था उस पर लिखा होता था कि कितने दिनों के लिए वहाँ रहना है, कितने घंटे के लिए वहाँ रहना है और कितना टाइम वो वहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। तो सेकंड जो फॉरेस्ट एक्ट आया था। ठीक है, थर्ड बना क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो है
जो पेस्टोलिस्ट की जो ट्राइब्स थी ना उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया कि भाई ये तो जो शक्की मिजाज के लोग होते हैं उन पर शक करने लगे कि भाई ये गंदे हैं, ये बाहर जाते हैं, बाहर जाकर अपना सामान बेचते हैं, पता नहीं क्या क्या इनका क्राइम कर रहे हैं। तो उनको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। अब मैं बताती हूँ, देखो। द ब्रिटिश अथॉरिटीज रिगार्डेड नोमैडिक पीपल विद सस्पिशन एंड कॉन्टेम्प्ट, उनको शक की नज़रों से देखा जाने लगा जो नोमैडिक पीपल होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर कॉन्स्टेंट माइग्रेशन, क्योंकि वो इधर जाते रहते थे, है ना। माइग्रेशन मीन्स मतलब माइग्रेशन करने जाते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अनलाइक रूरल पीपल इन विलेजेस, गांव के रूरल पीपल की तरह नहीं, हु वर सिंपल टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल, जो कि सीधे साधे होते हैं, उनको पहचानना जो है साधारण होता है, उनको कंट्रोल करना आसान होता है। दे कुड नॉट बी ट्रेस डाउन और कन्फिन टू अ सर्टेन लोकेशन। उन जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो कहती थी, जो ब्रिटिश सरकार थी वो ये कहती थी कि इन लोगों को पहचानना कठिन है, इनके लोकेशन समझ में नहीं आती कि कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम ये हुआ कि कॉलोनियल पावर्स वर कंसिडर्ड नोमैडिक ट्राइब्स टू द क्रिमिनल्स, उनको जो है क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया। इन 1871 द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट वॉज एस्टेब्लिश। तो क्या हुआ था, 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बना, जो पारित हुआ। फर्दर डिसएबलिशिंग द लाइव्स ऑफ पेस्टोलिस्ट हु वर नाउ रिक्वायर्ड टू लिव इन रजिस्टर्ड सेटलमेंट्स एंड वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग विदाउट अ गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन। मतलब क्या था, एक एक्ट पारित हुआ तो इसकी वजह से जो उनकी लाइफ थी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई पेस्टोलिस्ट की, और वो जो उनको सब चीज़ रजिस्टर करनी पड़ती थी, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो एक बोझ बन के रह गई थी उनकी लाइफ विदाउट अ गवर्नमेंट ऑथराइजेशन, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के वो कहीं नहीं जा सकते थे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए फोर्थ ये आया ग्रेजिंग टैक्स। तो यानी ग्रेजिंग टैक्स का मतलब ये है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर आप जैसे डिफाइन में आएंगे ना, ये तो डिफाइन भी आप लोग कर सकते हो, ब्रीफ में आ जाएगी तो ब्रीफ में कर सकते हो, बाकी आप लोग इस तरीके से कर लीजिए, क्वेश्चन के आंसर भी यही है। ग्रेजिंग टैक्स यानी घास चरते थे ना उनके पशु, तो उस पर भी टैक्स लगा दिया गया था। जैसे कि ग्रेजिंग टैक्स वॉज इम्पोज बाय द कॉलोनियल अथॉरिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज रिवेन्यू। जब वो ग्रेजिंग टैक्स लेते थे तो उससे क्या था, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी ना उसको अच्छा खासा रिवेन्यू मिल जाता था, है ना, पैसा मिल जाता था, टैक्स मिल जाता था। तो पेस्टोलिस्ट वर रिक्वायर्ड टू पे अ टैक्स ऑन ईच एनिमल ग्रेजिंग ऑन द पेस्चर्स। तो पेस्टोलिस्ट के लिए क्या करा गया था कि उनके पास जितने भी जानवर हैं प्रत्येक एनिमल का टैक्स लगता था उनके पेस्चर्स पर। देन द कॉन्ट्रैक्टर्स वर ऑक्शन ऑफ दिस राइट। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स होता था ना, वहाँ का जो ठेकेदार होता था, वो इस चीज़ को, उसके पास इस चीज़ का अधिकार था। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये लेता था वो टैक्स के एक जानवर के, तो 100 में से 50 वो अपने पास रखता था, 50 गवर्नमेंट को जाता था, यानी कि वो ज़्यादा पैसा वसूलता था वो। तो दे चार्ज द हाईएस्ट टैक्स पॉसिबल इन ऑर्डर टू रिकवर द मनी दैट हैड पेड टू द गवर्नमेंट एंड मेक एज मच प्रॉफिट एज पॉसिबल। तो ठीक है, हाँ वही है कि वो इतना ज़्यादा पैसा लगाया जाता था लोगों पर, इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था जितना ज़्यादा पॉसिबल होता था कि भाई हाँ मैं कितना प्रॉफिट कमा सकता हूँ, तो वो अपने हिसाब से लेता था, बाकी जो है ब्रिटिश सरकार को चला जाता था। लेटर द गवर्नमेंट बिगेन कलेक्टिंग टैक्सेस ऑन इट्स ओन। बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर हटा दिए। उसने बोला कि अब भाई डायरेक्ट जो ये टैक्स है वो हम सीधा वसूलेंगे, कॉन्ट्रैक्टर बीच में नहीं आएगा। तो द पेस्टोलिस्ट वर हरास्ड बाय टैक्स कलेक्टर्स एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। क्योंकि जो पेस्टोलिस्ट थे वो सारे जो टैक्स कलेक्टर्स थे उस सबसे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। इट बिकम अ फाइनेंशियल बर्डन फॉर द पेस्टोलिस्ट। इससे क्या था, पेस्टोलिस्ट पे बहुत ज़्यादा जो है आर्थिक बोझ आ गया था। मतलब उनकी जो लाइफ थी वो आर्थिक बोझ में दबी चली जा रही थी, क्योंकि उनका टैक्स बढ़ते चला जा रहा था भाई। अब जितने जानवर थे, अब मान लीजिए उन्होंने बेचारों ने जानवर भी अपने कम कर दिया, जैसे 100 होते तो उन्होंने 50 रखने शुरू कर दिए, क्योंकि भाई हर जानवर पर टैक्स लगा दिया गया है। ग्रेजिंग अगर करेंगे तो टैक्स देना होगा उनको। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आता है, गिव रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई द मसाई कम्युनिटी लॉस्ट देयर ग्रेजिंग लैंड्स। कि आप लोग इसका रीज़न दीजिए कि मसाई कम्युनिटी जो थी वहाँ की, तो उसने अपने ग्रेजिंग लैंड्स कैसे खो दिए, जो चरने के स्थान थे वो कैसे खो दिए। In 1885, the international boundary was drawn between the two territories of British Kenya and German Tanganyika, dividing Masai land in half। जो मसाई की जो लैंड थी, ठीक है, उसकी जो दो बाउंड्रीज हो गई, उसको हाफ हाफ बांट दिया गया। 1885 में एक इंटरनेशनल बाउंड्री बन गई, किस किस के बीच बटी वो, ब्रिटिश कीनिया और जर्मन टेंगानिका के बीच। ठीक है। तो द रिचेस्ट पेस्चर वर सेट असाइड फॉर वाइट कम्युनिटीज। अब एक साइड में तो यूरोप के लोग आ गए वाइट कम्युनिटीज वाले, और एक साइड में आ गए अफ्रीका के लोग ब्लैक वाले। तो जो मसाई ट्राइब्स थी, साउथ कीनिया एंड नॉर्थ तंजानिया वर असाइंड एरिड स्मॉल टेरिटरीज। तो उनको बहुत सूखा सा एरिया, छोटी सी टेरिटरीज उनको दे दी गई। ड्यू टू अ शॉर्टेज ऑफ सुटेबल ग्रेजिंग प्लेस एंड अ 2 ईयर ड्रॉट। तो क्या था,
वहाँ पर जो शॉर्टेज थी किसकी, वहाँ पर अच्छे से ग्रेजिंग प्लेस नहीं था, मतलब जो जानवरों के चरने का स्थान था, चारा वगैरह मिलता वो वहाँ पर नहीं मिल पाता था। और हमेशा वो, क्योंकि उसका जो टूथ एंड अ 2 ईयर ड्रॉट, और हमेशा वहाँ सूखा ही पड़ा रहता था। द मसाई ट्राइब्स लॉस्ट अबाउट 60% ऑफ देयर लाइव स्टॉक। तो मसाई जो ट्राइब्स थी उन्होंने अपने कम से कम 60% जो थे लाइव स्टॉक जो था वो खो दिया था। क्योंकि मान लीजिए सब इतनी बड़ी ज़मीन है अगर, है ना, तो सारी तो ब्रिटिश सरकार ने इसलिए उनको छोटा सा पार्ट दिया गया है, तो वो बेचारे इसमें क्या करेंगे। उसमें तो जब एक जगह ही उनके जानवर चढ़ते रहेंगे तो वो तो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगी ना वहाँ पर। तो इससे उनके बहुत सारे जानवर मारे गए। देयर प्रॉब्लम्स वर वर्स्ट बाई इंक्रीज कल्टिवेशन एंड मार्केटिंग ऑफ गेम रिजर्व। और उनकी प्रॉब्लम जो थी बढ़ती ही चली गई। ये कब और ज़्यादा बढ़ गई, जब उनकी ज़मीन पर जो है खेती कर दी गई। खेती, उनसे कहा गया कि फसलें उगाओ इस पर, और जो एंड मार्केटिंग ऑफ गेम रिजर्व, और वहाँ पर जो ज़मीन थी उनकी वो गेम रिजर्व में बदल दी गई। जैसे मतलब हंटिंग वगैरह होती थी उस पर, तो बड़े बड़े गेम रिजर्व बना दिए गए। तो इससे उनकी जो समस्या थी वो और ज़्यादा बढ़ती चली गई। एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रोन अथॉरिटी ऑफ कॉलोनीज एंड negative impact on the Maasai social life, this community gradually lost all of its grazing areas। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो मसाई कम्युनिटीज़ थी ना, तो उसके जो ग्रेजिंग लैंड्स थे सारे वो ख़त्म होते चले गए, और एक ना एक दिन उनका सब कुछ समाप्त हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आता है, देयर आर मैनी सिमिलरिटीज इन द वे इन विच द मॉडर्न वर्ल्ड फोर्स चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ पेस्टोरल कम्युनिटीज इन इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका। तो बहुत सारी समानताएं हैं, जैसे कि चेंजेस हुए थे पेस्टोरलिस्ट की लाइफ में मॉडर्न वर्ल्ड में, जैसे इंडिया में हुए थे और वैसे ही ईस्ट अफ्रीका में भी हुए थे। तो राइट अबाउट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस विच वर सिमिलर। ऐसे 2 एग्जाम्पल लिखिए जिससे पेस्टोरलिस्ट की लाइफ में बदलाव आया, लेकिन वो सिमिलर हो, है ना, इंडिया और ईस्ट अफ्रीका में एक जैसे ही हो। जिससे कि जैसे कि इंडियन पेस्टोरलिस्ट थे और वहाँ के थे मसाई हर्डर्स, उनकी लाइफ जो थी एक जैसी थी। क्या सिमिलरिटीज़ थी जिससे उनकी लाइफ में चेंजेस आए। तो फॉलोइंग वर द सिमिलरिटीज बिटवीन द कंडीशंस ऑफ इंडियन पेस्टोरलिस्ट एंड मसाई हर्डर्स। ये सब सिमिलरिटीज़ हैं 2, जो किस किस के बीच थी, कंडीशंस क्या क्या रही थी इंडियन पेस्टोरलिस्ट की और मसाई हर्डर्स की। तो फर्स्ट है, colonial powers regarded all uncultivated land as wasteland. It did not generate and cash or produce any agriculture products। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट का कहना था कि जो ज़मीन है वो अनकल्टिवेटेड है, जिस पर फसल नहीं उग रही, वो वेस्ट है। ठीक है, इट डिड नॉट जनरेट, इससे ना तो कोई हमें कैश मिल रहा है, ना हमें कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मिल रहा है, मतलब खेती का कोई भी सामान मिल रहा है। तो दिस लैंड वॉज टर्न ओवर टू एग्रीकल्चर। इस लैंड को हम बदल कर एग्रीकल्चर लैंड में परिवर्तित कर देते हैं। इन मोस्ट केसेस, बहुत सारे केसेस में द लैंड्स टेकन ओवर वर एक्चुअली ग्रेजिंग ट्रैक्ट्स यूज्ड बाय पेस्टोरलिस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। बहुत सारे केसेस में जो पेस्टोरलिस्ट के द्वारा ये जो ज़मीन थी वो यूज़ की जा रही थी। देयरफॉर द स्प्रेड ऑफ कल्टिवेशन अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ पेस्चर्स, पोजिंग अ डायलमा फॉर बोथ इंडियन पेस्टोरलिस्ट एंड मसाई। तो इंडियन पेस्टोरलिस्ट और मसाई जो लोग थे, कम्युनिटीज़ थी, उन दोनों की लाइफ में इससे बहुत ज़्यादा बदलाव आया, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसा ही था। वो लोग सोचते थे कि जो वहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वो भी यही सोचती थी कि भाई ये ज़मीन वेस्ट है, इससे ना हमें टैक्स मिल रहा है, ना इससे हमें कोई कृषि के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो इसको भी हमें कल्टिवेटेड लैंड में चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ही वहाँ पर भी हुआ था। सेकेंड आता है, द कॉलोनियल अथॉरिटी बिगेन प्लेसिंग लिमिटेशन ऑफ पेस्टोरल ग्रुप्स इन द 19th सेंचुरी। कि कॉलोनियल अथॉरिटी ने जो लिमिटेशंस थी वो पेस्टोरल ग्रुप्स पर 19th सेंचुरी में लगाई थी। दे वर गिवन परमिट्स, दे परमिटेड देम टू मूव आउट विद देयर स्टॉक, एल्दो ऑब्टेनिंग परमिट्स विदाउट बीइंग हेरास्ड वॉज डिफिकल्ट। तो क्या था कि उन वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था, वहाँ पर ना परमिट अलाउ कर दिए गए थे लोगों के लिए, पेस्टोरलिस्ट के लिए, कि अगर कोई जाएगा जंगल में जाने की उसको अनुमति नहीं है। अगर कोई जंगल में जाएगा तो उस पर सब कुछ लिखा होगा कि भाई कितने टाइम के लिए जा रहा है, कितने घंटे के लिए जा रहा है, कब उसको वहाँ से वापस आना है। तो लेकिन परमिट भी बहुत मुश्किल से बनता था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़ता था। दोज फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन रिसीव्ड हार्श पनिशमेंट। और जो लोग इस रेगुलेशंस को नहीं मानते थे, मतलब परमिट उनको लेकर चल नहीं होता था अपने साथ, जो इस चीज़ को नहीं मानते थे उनको जो है बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाता था, उनको पनिश किया जाता था, और वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते थे। तो मसाई कम्युनिटीज़ में भी ऐसा ही हुआ था, ईस्ट अफ्रीका में और इंडिया में भी ऐसा ही होता था। यानी कि 2 चीज़ें जो कॉमन रही हैं, एक तो वहाँ की जो ज़मीन थी, अनकल्टिवेटेड लैंड थी, उसको वेस्ट लैंड बताते थे वो लोग कॉलोनी गवर्नमेंट वाले, और सेकंड था कि दोनों को ही परमिट अलाउ किया जाएगा, कि परमिट के बिना वो जो है इधर से उधर मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन आंसर कवर हो चुके हैं। तो कैसे लगे, अगर पसंद आए हैं तो इनको लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।